यस। हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन। ओके, परफेक्ट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप गलत जाम है। आई होप आपकी तैयारी बहुत सही होगी, बहुत अच्छी होगी। हाँ, जो भी आपको डाउट है फटाफट पूछ लीजिए मुझे, फास्ट फास्ट एक एक करके सबके डाउट क्लियर कर लेता हूँ। बोलो, क्या डाउट्स हैं आपके? आस्क योर डाउट। आस्क योर डाउट। 10th एंड 9th। ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है सब कुछ? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सही है, परफेक्ट है। चलो, जिसको जो भी डाउट है फास्ट फास्ट पूछ लो, सारा कुछ रिवाइज करवा देता, मतलब जो भी आपका डाउट है क्लियर कर लेता हूँ मैं। बोलो क्या डाउट है? एनिमल टिश्यू रिकॉल करवाओ। एनिमल टिश्यू, ओके अभी करते हैं। अभी करते हैं एनिमल टिश्यू रिकॉल। टिश्यू वाला देखो चैप्टर। तुम कल रात में एनोड रेज एंड कैथोड रेज, ओके, एनोड रेज एंड कैथोड रेज। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू देखो, जैसे कि मैंने रात को किया था, तुम लोग यहाँ पे नहीं थे। देवेंद्र, एनिमल टिश्यू तुम वो कल वाली लाइव क्लास पली हुई वो देखना चाहोगे या वापस रिपीट करूं यहाँ पे, क्योंकि वो पोर्शन बड़ा है, बड़ा पोर्शन है तो टाइम ज्यादा खाएगा। एनिमल टिश्यू में कोई पर्टिकुलर टॉपिक बताओ, वो मैं करवा देता हूँ। पूरा एनिमल टिश्यू अगर तुम्हें करना है तो तुम लाइव क्लास जो रिकॉर्डेड हमने की थी रात को 1 बजे के आसपास, मतलब वो चली थी, तो उसके अंदर पोर्शन में आप देख लो एनिमल टिश्यू को, अगर देखना है तो। बोलो, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड नोमेनक्लेचर, इसमें डाउट है क्या? इसमें क्या डाउट है? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, अच्छा नोमेनक्लेचर में, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, एनोड रे कैथोड रे, ओके। हाँ देवेंद्र बोलो, एनिमल टिश्यू पूरा रिकॉल तो यहाँ करवाओ, ओके ओके सर। हाँ, वो बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि इसमें बड़ा पोर्शन है। डाउट यहाँ पे सिर्फ आप स्पेसिफिक टॉपिक पूछो कि सर इसी टॉपिक में मेरे को डाउट है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। बड़ा पोर्शन यहाँ कवर मुश्किल से होगा, ये डाउट क्लास रहेगी। ओके, चलो। डाउट है आपका एक तो एनोड रे एंड कैथोड रे एंड देन नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। देखो, जो क्लास स्लाइड डाल देता हूँ ताकि आपको जल्दी आसानी से समझ में आए, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे कौन सा हटा हूँ मैं? केमिकल रिएक्शन हरो, नहीं, लाइव प्रोसेस को हटा देता हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल ये हटा देता हूँ। लाइव प्रोसेसेस को रिमूव कर लेता हूँ। ट्रैश, ओके सर, परमानेंटली। चलो, तो मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देता हूँ। हमारी कौन सी टॉपिक था आपके? एनोड रे और कैथोड रे, यस, एनोड रे और कैथोड रे के। तो मैं एटम वाला स्लाइड कर देता हूँ। मेटल केमिकल रिएक्शन, एटम एटम आ गया, मेटल एंड नॉन मेटल, कंबशन ऑफ फ्लेम, एसिड बेस, फोर्स, एटम एंड मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर और कंपाउंड में हो गया आई थिंक, ये है ना। स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर कहाँ गई? प्रोडक्शन, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ओके। चलो, इसमें कर लेते हैं हम
कुछ टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। एनोड रे और कैथोड रे जरा देखो, एनोड रे क्या होती है और कैथोड रे क्या होती है। ये रही आपकी एनोड रे, कहाँ गई, ये रही एनोड रे और कैथोड रे, है ना। चलो ओके, तो हाँ, ये जो एनोड रे और कैथोड रे जिसने पूछा था वो अभी प्रेजेंट है क्या क्लास में? नहीं तो फिर नहीं करवाता हूँ ये। जिसने मेरे को एनोड रे कैथोड रे पूछा था, क्या वो प्रेजेंट है? यस और नो? यस सर, ठीक है। तो कैथोड रे और एनोड रे को हुआ क्या, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था, ई गोल्डस्टीन। उसने क्या किया, डिस्कवर किया पॉजिटिवली चार्ज रे को, यानी डिस्कवर किया कि भाई किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज होती है। चार्ज होता है, क्या होता है उसको पता नहीं, लेकिन हाँ भाभी, लेकिन उसको बस ये जाना कि भाई किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज होती है। उसने कैसे किया, कुछ नहीं, एक बढ़िया सी ऐसी नली ली और उस नली के अंदर इधर जब लगा दिया प्लस, इधर लगा दिया माइनस। एक ट्यूब के अंदर एक लगा दिया प्लस, एक लगा दिया माइनस। अब इसने क्या किया, इसके अंदर गैस भर दी। क्या भर दी, एक गैस फिल कर दी। तो हुआ क्या, इसने देखा कि इस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स थे, पॉजिटिव वाली चीजें थी, वो नेगेटिव की तरफ मूव करने लग गई, एक नेगेटिव की तरफ मूव करने लग गई। इसी को इसने बोला एनोड रे। एनोड रे क्यों बोला, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहे थे। एनोड से निकल के, ये एनोड है, एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहे थे। तो जब जो जो पार्टिकल एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, इसलिए इनका नाम रख दिया एनोड रे। तो क्या किया इसने, ई गोल्डस्टीन डिस्कवर पॉजिटिवली चार्ज रे इन ट्यूब विद गैस मॉलिक्यूल दैट लुक लाइक कमिंग फ्रॉम एनोड, जो ऐसे दिख रहे थे कि वो एनोड से आ रहे हैं, उसको बोला एनोड रे। और चूंकि ये कैनाल की तरफ दिख रहे थे, मतलब एक फ्लो की तरफ दिख रहे थे, इसलिए इसका नाम कैनाल रे भी रखा जा सकता है। तो कैनाल रे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो पूछा जाए कैनाल रे में क्या था, तो कैनाल रे में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिखे थे, लीड टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिससे बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, है ना। अब अच्छा, इस गैस को कैसे रखा जाता है, लो प्रेशर में और हाई वोल्टेज में। प्रेशर कम रखो और वोल्टेज बहुत ज्यादा रखो, वोल्टेज मतलब करंट ज्यादा रखो, करंट ज्यादा रखो, प्रेशर कम रखो, ऐसे रखा जाता है। अब कैथोड रे इसका उल्टा, जस्ट इसका जस्ट उल्टा है आपका कैथोड रे, जस्ट उल्टा कर दो। इसने किसको डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन ने। इसको आप कैथोड रे बोलते हो, क्यों, कुछ नहीं, सेम सेटअप, गैस भरी। इस बार क्या हुआ, जो नेगेटिव वाले पार्टिकल थे वो कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगे। कैथोड से एनोड की, ये कैथोड है, ये एनोड है, कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगे। तो कैथोड से पार्टिकल जा रहा है, इसलिए बोला कैथोड रे, कैथोड रे बोल दिया इसको। और इससे किसकी डिस्कवरी हुई, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, यानी इलेक्ट्रॉन की बाद में डिस्कवरी हुई। जे जे थॉमसन स्टडीड नेगेटिवली चार्ज रे इन ट्यूब विद गैस मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम कैथोड, यानी बोल दिया कैथोड रे। कैथोड रे क्या कहते हैं, कैथोड रे मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हुए और एनोड रे में पॉजिटिव। एनोड में देखो, आप याद कैसे रखोगे, आप ऐसे याद रखोगे, सर एनोड पॉजिटिव होता है, हाँ, तो एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर करती है। कैथोड नेगेटिव होता है, हाँ, तो कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर करती है। एनोड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर, कैथोड नेगेटिव, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर। ठीक है, ये किसने किया, गोल्डस्टीन ने, ये किया थॉमसन ने, बाकी सेम चीजें। चलो, डाउट क्लियर, और किसका डाउट बोलो। और नेक्स्ट डाउट था आपका नोमेनक्लेचर में, राइट, नोमेनक्लेचर के अंदर। आई होप अभी डाउट क्लियर होगा। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर। नोमेनक्लेचर के किसी को डाउट था, डाउट क्लियर है भाभी। सर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो सारा इंपॉर्टेंट ही आप अपना डाउट पूछो, ये डाउट क्लास है, ये पॉइंट वाली क्लास नहीं है। बाकी वाले लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और कहता है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, हाँ, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नोमेन, सर चैप्टर, ये सर, ओके, डाउट क्लियर है, ओके, नोमेनक्लेचर ऑफ
सी कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। चलो देखो, अगर कार्बन कंपाउंड जैसे मान लो एक चेन है, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप की कुछ चेन है, यहाँ पे कुछ आ गया मान लो, या मान लो OH लगा दिया, तो इसका नाम कैसे लिखोगे आप? नाम कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? तो नाम लिखने के लिए कि भैया सब लोग एक जैसा नाम बोले, एक यूनियन है जिसका नाम है IUPAC, इसकी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मुझे लगता है ये हाफ ईयरली एग्जाम में आ जाएगा इस बार। क्लास 10 ध्यान दें, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज का ये क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस आर वेरी हाई, 90% चांस है इसकी फुल फॉर्म पूछे। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कैसे याद रखोगे? इंटरनेशनल बनाया, इंटरनेशनल यूनियन मतलब कोई इंटरनेशनल संगठन है, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एकदम प्योर केमिस्ट्री और अप्लाई हो सके ऐसी केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। इस यूनियन ने अपने कुछ नाम दिए, कैसे उसने कुछ नियम बनाए कि भाई किसी भी कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो कुछ नियम बनाए। वो नियम क्या थे? नियम सबसे पहला नियम, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन फाइंड आउट करना। तो जरा ये कंपाउंड देखो, इस कंपाउंड के अंदर मान लो एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी? सर एक नंबरिंग करेंगे, एंड ओके, एंड गिव सॉरी एंड स्टार्ट नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ऑफ कार्बन चेन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कैसे नंबरिंग लेंगे? तो सबसे लोएस्ट नंबर उसको मिलेगा। अच्छा पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करो, सॉरी, तो फाइंड आउट लॉन्गेस्ट चेन, एक कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, ये सबसे लंबी चेन हो गई, इट इज द लॉन्गेस्ट चेन। समझ में आया? ओके, अब नंबरिंग करेंगे। तो पहला रूल, वी विल फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा रूल, गिव नंबरिंग टू दिस चेन, इस चेन को नंबरिंग दो। कहां से कर स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन, नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे दैट हैव, जिसके पास में फंक्शनल ग्रुप होगा सबसे पहले। उसके बाद में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो फिर हम प्रायोरिटी देंगे इन आइन एल्काइन को, है ना, एल्काइन को, इन आइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्डिंग को, डबल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। और उसके बाद प्रायोरिटी देंगे हम किसी भी ग्रुप को, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इसको, है ना। तो ये सिस्टम चलेगा। तो फंक्शनल ग्रुप जहां पर मिले आपको, वहां पर सबसे कम नंबर देने हैं उसको। फंक्शनल ग्रुप ये OH इधर है, तो इसको नंबर 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से मैं नंबर दूंगा। फिर उसके बाद तीसरा नियम क्या है? नंबर दे दिया मैंने, ओके। अब तीसरा नियम ये क्या है कि नाम लिखो। नाम कैसे लिखेंगे? आप नाम लिखोगे, अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप है तो पीछे आएगा नाम, है ना, सफिक्स यूज होगा। फंक्शनल ग्रुप है तो यूज होगा सफिक्स। कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए? ClBr के अलावा, ClBrI के अलावा जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं उनके अंदर आप यूज करेंगे सफिक्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? मुझे कमेंट में बता सकता है कोई इसका नाम? जल्दी जल्दी जिसको आता है इसका नाम बताओ, ये क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? मुझे कमेंट में बता सकता है मुझे कोई? फास्ट फास्ट, अगर 10th क्लास का यहाँ पर कोई बैठा है तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके नाम बोलो, इसका क्या नाम है? देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 जब कार्बन 6 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है यानी हेक्सेन है। और पीछे लगा OH, OH जब होता है तो सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं एल ऑल यूज करते हैं। तो ये हेक्सेनॉल बन गया। हेक्सेनॉल के लिए ई हटाएंगे और यहाँ पे O लगाएंगे, तो हेक्सेनॉल बन गया, हेक्सेनॉल।
लेकिन इसके IUPAC नेम बताओ, बोले कि IUPAC नेम बताओ, IUPAC नेम प्रॉपर नेम, तो आप लिखोगे हेक्स 1 2 3 6 कार्बन हेक्स कार्बन, ये अल्कोहल कितने नंबर, 1 नंबर पे, हेक्स डैश 1 डैश ऑल, हेक्स 1 ऑल। अब यहाँ पे देखो चौथा नियम आ गया। चौथा नियम क्या है कि अगर नंबरिंग है तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले डैश लगाएंगे, फिर नंबरिंग लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे, इस टाइप से। तो आप नियम पढ़ लेना, वो नियम सारे लिखे हुए हैं, है ना। मैं आपको सिर्फ नाम लिखना सिखा दिया। ये हो गया आपका हेक्सागोनॉल, या फिर हेक्सेनॉल भी बोल सकते हो इसको। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है बताते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा जो भी इसने पूछा था, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसका क्या आंसर है? हाँ बताते हैं भाभी। आई होप क्लियर हुआ होगा जिसने भी पूछा था, कोई डाउट तो नहीं है? चलो बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। सिंपल है। केमिकल इक्वेशन तुम्हारे कहाँ है भाभी? ये तो 10th क्लास का है। ओके नो सर, ठीक है। ये तो 10th क्लास का है ना भाभी, और कोई दूसरा है कोई? ये तो क्लास 10th का हुआ। हाँ बता देता हूँ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सुनो। जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, मतलब कोई भी रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है? इस केमिकल रिएक्शन को, ये केमिकल रिएक्शन जो हो रही है ना, ये वाली, ये हो रही है केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को इन इनके सिंबल और फॉर्मूला लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो होता क्या है कि इस केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, उसमें कौन कौन यूज हुए हैं। मान लो इसके अंदर हाइड्रोजन यूज हुआ है, ऑक्सीजन यूज हुआ है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर H2O बनाया है। तो ये जो हाइड्रोजन है, इसको मैंने H2 क्यों लिखा? ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। सर ये हाइड्रोजन, पता नहीं ये ऑक्सीजन, कुछ बना दिया ये अरे ये क्या है? तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है यहाँ का केमिकल इक्वेशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल यूज करके, उनके फॉर्मूला यूज करके। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in the form of in the form of in the form of symbol and formula of the reactants and products। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबल लिखना, फॉर्मूला लिखना, उसको रिप्रेजेंट करना। पीओए की क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल और फॉर्मूला के बेस पे रिप्रेजेंट करना, वही आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? Representation of a chemical reaction in the form of symbol and formula of the reactants and products। In a chemical reaction, sorry, इसमें लिखा है in a chemical reaction। चलो, what is dry ice? ओहो बढ़िया क्वेश्चन। हाँ भाई, ड्राई आइस मैं स्किप कैसे कर लिया, मिस हो गया मेरे से, है ना। सॉरी सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस हो गया था मेरे से। CO2 अगर सॉलिड फॉर्म में है, CO2 अगर सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड में है, उसको बोलते हैं ड्राई आइस। अगर CO2 सॉलिड फॉर्म में है, उसको बोला जाता है ड्राई आइस। और नॉर्मली CO2 गैस होती है ना, नॉर्मली CO2 गैस होती है, लेकिन अगर CO2 सॉलिड फॉर्म में आ जाए, उसको बोला जाता है ड्राई आइस। क्लियर है? आप लिखोगे सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस।
आप लिखोगे solid form of CO2 is called dry ice. क्लियर? हाँ अरविंद बोलो। CO2 की सॉलिड फॉर्म ड्राई आइस कहलाती है। चलो और बोलो। चलो और बोलो। गुड मॉर्निंग सर, कॉन्वेक्स मिरर का एक न्यूमेरिकल करा दो। न्यूमेरिकल यार, न्यूमेरिकल करवाऊंगा टाइम जाएगा। चलो करवा देता हूँ। चलो आप करो और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ कि सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर मेरे को आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। अ कॉन्वेक्स मिरर है ना, अ कॉन्वेक्स मिरर विद 2 सेंटीमीटर focal length an object is placed at 20 centimeter from the mirror. Calculate the distance of image formed by this mirror. Also calculate the magnification of this mirror. सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आंसर करो फटाफट। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है सर, इस टाइप का बना देता हूं आपको लिए आसानी रहेगी। मुझे बुक से एग्जांपल 9.4 समझ नहीं आया। 9.4 समझ नहीं आया बुक का एग्जांपल? रुक अभी रुक, 9.4 ही करते हैं। जो समझ में नहीं है वही करेंगे, क्यों टेंशन ले रहा है तू? और बोलो ना। अभी निकालता हूँ बुक, अभी निकालता हूँ। हमारे पास सब अवेलेबिलिटी है भाई। अभी निकालते तुम्हारी बुक, क्लास 10 कौन सा, लाइट रिफ्लेक्शन ना, लाइट रिफ्लेक्शन। Grow your business impact today with the Google Ads app. Create ads from scratch on your phone. And monitor तब तक तुम ये क्वेश्चन करो, तब तक जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो करो। अभी मैं लेके आता हूँ। 9 पॉइंट बोला, फोन 9.4 एग्जाम्पल 9, सॉरी कुछ हो गया था गड़बड़, इतना सारा मैंने कर दिया बिना को देखे ही। आवाज आ रही है? हेलो हेलो एवरीवन। बिना देखे इतना सारा कुछ कर दिया मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी, देखा ही नहीं मैंने, ध्यान ही नहीं दिया। हाँ भाई अरविंद, यहाँ ध्यान दो। अरविंद है यहाँ पे? लाइव स्ट्रीम बीच में कट हो गई थी। आंसर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इज 10 सेंटीमीटर। हाँ हाँ वो देखते हैं। एग्जाम्पल 9.4 देखो जल्दी। हाँ हेलो हेलो, एग्जाम्पल 9.4 देखो, आवाज आ रही है अब तो? हाँ वो देखते हैं। एग्जाम्पल 9.4 देखो। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आए आप सीधा सीधा डेटा निकालोगे, डेटा निकालने की कोशिश करोगे। कैसे निकालोगे? सर 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर दीदी, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल मतलब लंबा यानी हाइट दे रखी है। किसकी हाइट है? इमेज की, ऑब्जेक्ट की हाइट है। लिखूंगा गिवन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ
दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दी हुई है 15 सेंटीमीटर। कौन सी डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी यू दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। तो हमको वी फाइंड आउट करना है और एम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ये बताओगे कि कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ, सर ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? कमेंट में बताओ फटाफट, अगर ये आएगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा तुमसे। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? बताओ अरविंद, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, वेरी गुड। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव। तो जरा देखो, ये जो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में लेंगे, नीचे रहेंगे नेगेटिव में लेंगे, इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, राइट? यही होगा। तो डेटा देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव, और यू तो हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, है ना, इस साइड ही होता है यू, यू हो गया नेगेटिव। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सर आप लिखोगे बाय मिरर फॉर्मूला, सॉरी बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला लगा दिया, 1/v निकालना है, 1/f प्लस 1/u हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f। f कितना है? f है 10, 10 प्लस 1/u कितना है? u है आपका -15, -15 कर दिए। एलसीएम लेंगे, 150 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे 1/10 माइनस 1/15 करेंगे, 150 एलसीएम आएगा, चाहे 15 ही ले लो, 150 ले लो, 150 लिख दीजिए, हो जाएगा 10, सॉरी ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, ये बन जाएगा 15 माइनस 10, 5 डिवाइड बाई 150, तो आंसर आएगा आपका 5 एक बार कट गया 1, कितना आया 130, 130, ये आ गया 1/v की वैल्यू, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर किस साइड में? इधर की साइड में, पॉजिटिव में, पॉजिटिव वैल्यू आई है पॉजिटिव में। और यस और नो? अरविंद समझ में आया? क्लियर है अरविंद? अब निकालते मैग्निफिकेशन। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। हाँ ओके सर, मैं अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है जरा देखो। सर मैग्निफिकेशन, नाउ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? सर एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है, लेंस है, लेंस में अगर यहाँ माइनस लग गया है तो उधर माइनस नहीं लगेगा, यानी ये अपॉन यू हो जाएगा, सिंपल वी अपॉन यू। लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी कर सकते हैं। तो हमको मैग्निफिकेशन अगर निकालना है तो हमारे पास 3 डेटा दिया हुआ है, उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या क्या पूछा जरा देखो क्वेश्चन में, नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो, फिर इमेज की साइज निकाल लेना। मैग्निफिकेशन ये अपॉन यू, वी की वैल्यू कितनी आई है 30 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू -15, आंसर क्या आएगा सर माइनस का 2, मैग्निफिकेशन आ जाएगा m इज इक्वल टू -2। -2 मतलब क्या समझे सर? मैग्निफिकेशन माइनस में, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज इन माइनस, is in negative, is -2, magnification is -2, so the image formed will be inverted and virtual। इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी और virtual बनेगी, सॉरी इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगी।
ऑब्वियसली बात है, मैग्नीफिकेशन माइनस में इन्वर्टेड इमेज बनी। अब बात करते हैं साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज क्या होगी? तो सिंपल, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, इमेज की साइज निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन कितना आया सर? -2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है हमको, देखो क्वेश्चन के अंदर 2 सेंटीमीटर, तो लिखा देंगे 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज है वो 4 सेंटीमीटर लंबा होगा। अब लिखोगे द इमेज फॉर्म्ड विल बी 4 सेंटीमीटर टॉल। और इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड इमेज होगी। तो देखो ये सारी डिटेल लिख दी हमने। क्वेश्चन ये पूछा था ना, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा, मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो देखो सबसे पहले नेचर बता दिया, इमेज फॉर्म्ड होगी इन्वर्टेड और रियल। साइज क्या होगी? 4 सेंटीमीटर लंबी इमेज बनेगी। कितनी दूर बनेगी आप लिखो यहाँ पे, द इमेज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द लेंस। 30 सेंटीमीटर कौन सी डायरेक्शन? 30 सेंटीमीटर दूसरी साइड में। देखो ये इमेज है, पॉजिटिव v की वैल्यू पॉजिटिव तब आती है जब यहाँ पर इमेज बने, और कॉन्वेक्स लेंस में यहीं पर इमेज बनती है। आई होप अरविंद पूरा का पूरा क्लियर होगा तुम्हें। अरविंद क्लियर है? यस और नो? हाँ, और बाकी वाला डाउट पूछो भी अपना। और लोग कौन है जहाँ पे जो अपना डाउट क्लियर करवाना चाहते हैं? अच्छा, तो एक पीछे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने आपको रहा था, ये वाला भी कर लेते हैं साथ में। क्या था क्वेश्चन? कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। तो डेटा लिखेंगे सबसे पहले, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है? फोकल लेंथ दी हुई f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कौन है? कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है मिरर, यानी ऐसे इमेज आएगी, ऐसे से बनाएगी, यानी यहाँ पर फोकल नेगेटिव आ जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो मैं लिखूंगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में प्लेस्ड इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होती है, तो -20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है वी, तो लिखाएंगे बाय मिरर फार्मूला। क्या था मिरर फार्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u कर लेंगे, इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है? -20, माइनस u की वैल्यू कितनी है? -20 करेंगे, -1/20 प्लस 1/20 -1/20 प्लस 1/20 क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? पॉजिटिव होगी ना फोकल लेंथ? अच्छा वो कौन, अरे सॉरी 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 सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर लेना था, लेंस लेना था। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। सुबह सुबह दिमाग की काम नहीं कर रहा। हाँ भाई कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। सुनो, मैं लेंस के भरोसे रह गया था, ठीक है। हाँ पॉजिटिव होगी, तो सॉरी सॉरी, हाँ, तो 1/20 माइनस 1/-20 आ जाएगा आपका 1/20 प्लस 1/20, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2/20, आंसर हो जाएगा 2/20 यानी 1/1/10। तो v की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में 10 सेंटीमीटर। सही है अरविंद, इतना ही आया था तुम्हारे? हाँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दिस 10 सेंटीमीटर, ओके। हाँ हाँ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 10 10। चलो और लोग अपना डाउट पूछो फास्ट फास्ट, 7 बज गए हैं। फास्ट फास्ट सभी लोग अपना डाउट पूछो। यस यस, 10 सेंटीमीटर। और बोलो, और क्या डाउट है?
सर केल्विन वाले क्वेश्चन समझाओ। यस, अभी समझाते हैं। तन सिंह सुनो, केल्विन और सेल्सियस ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सुनो, अगर आपकी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है और उसको केल्विन में बदलना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप सिर्फ दिमाग रखो इतना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डिग्री सेल्सियस छोटी वैल्यू होती है, केल्विन बड़ी वैल्यू होती है। एक छोटी वैल्यू होती है डिग्री सेल्सियस, बड़ी वैल्यू होती है केल्विन। तो सपोज एक क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस है, बताओ केल्विन में कितना होगा। तो डिग्री सेल्सियस छोटी वैल्यू, देखो डिग्री सेल्सियस छोटी वैल्यू, तो केल्विन बड़ी वैल्यू होगी, यानी मैं 273 को ऐड करूंगा, 25 में ऐड करूंगा 273, तो बन जाएगा केल्विन। यानी 25 में 273 ऐड किया, कितना केल्विन बन गया, तो जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा 298 हो जाएगा ना। आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कैसे बनाओगे, फॉर्मूला ऐसे बनाओगे, सर अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो अगर वैल्यू केल्विन में डिग्री सेल्सियस में दी हुई है, तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस केल्विन में वैल्यू हो जाएगी, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 273 ऐड करेंगे तो बन जाएगा केल्विन। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, वैल्यू केल्विन में दे रखी है और डिग्री सेल्सियस में बदलनी है, सर कॉन्वेक्स का रे डायग्राम बता दो। हाँ बता देंगे। डिग्री सेल्सियस में बदलनी है, केल्विन में दी हुई है, तो केल्विन ऐसे दिया होगा आपको, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन दिया हुआ है, तो केल्विन केल्विन बड़ी वैल्यू होती है केल्विन की, बड़ी वैल्यू, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, यानी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो माइनस करूंगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री मतलब 0 माइनस 273 इज इक्वल टू आंसर आएगा -273 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 0 केल्विन दिया हुआ है, अगर 0 केल्विन इसका मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा, अगर याद करो तो ऐसे, केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273। आप एक फॉर्मूला याद रखो, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो याद रखो, सिंपल। क्या याद रखो, यूनिवर्सल फॉर्मूला, सिर्फ एक याद रखो, सिर्फ एक याद रखो। क्या याद रखोगे, सर केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, बस खत्म, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जरा देखो, तुम्हें दिया हुआ तुम्हें दिया हुआ है केल्विन इज इक्वल टू 0 केल्विन दिया हुआ है, एक वैल्यू दे रखी है टेम्परेचर की 0 केल्विन, बताओ डिग्री सेल्सियस में कितनी वैल्यू आएगी। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। कैसे, फॉर्मूला क्या है, सर केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, दिया क्या है सर, केल्विन दिया है, फाइंड आउट क्या करना है सर, डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है, तो डिग्री सेल्सियस को इधर रखो, बाकी सबको उधर लेके जाओ, तो ये आएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव का था, अब नेगेटिव का बन जाएगा, के -273, के कितना है सर 0, -273, यानी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी आई सर, -273 डिग्री सेल्सियस, इतनी वैल्यू आई। ठीक है, क्लियर है। कॉनकेव का भी क्या है सर, रे डायग्राम, बाकी सब पढ़ लिया सर, कॉन्वेक्स का रे डायग्राम, कॉन्वेक्स कौन सा कॉन्वेक्स, मिरर या लेंस, मिरर या लेंस, जिसने भी पूछा था ये इंपॉर्टेंट है, आज के क्वेश्चन दिख सकता है ये वाला, जो भी पूछा जिसने भी, इंपॉर्टेंट है, आज का क्वेश्चन दिख सकता है ये वाला, साइन भी कर लेता हूँ, ले साथ में साइन भी कर लेता हूँ, ले पूछेगा 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन पे कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, -273। यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखो, लेंस का डायग्राम, ओके। चलो भाई,
एक ही तरीके में मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्वेक्स लेंस बता रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस देखो भाई, तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है आपका, है ना। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा पतला बना देते हैं और आसान रहेगा। वेरी गुड, दिस इज योर कॉन्वेक्स, थैंक यू सर, ओके नो प्रॉब्लम। तो दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। अब एक ही लाइन के अंदर सब कुछ कर देंगे हम। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दी, इट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। स्टाइल में आपको कम कर देता हूँ। ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर O। अब आपको क्या करना है, सारे के सारे डायग्राम एक साथ बनाने हैं। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, ये भी बढ़ा देता हूँ मैं आगे। सारे डायग्राम एक साथ बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बियॉन्ड सी को ऑब्जेक्ट रखा, बियॉन्ड सी या बियॉन्ड 2F ऑब्जेक्ट रखा। फिर मैं सी पे रखूंगा इसी ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी, मैं ले लेता हूँ एक यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, थिकनेस कम कर लेते हैं एंड मैं ले लेते दूसरा, ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सी के ऊपर। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इन दोनों के बीच में। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एफ के ऊपर। और फिर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एफ और इसके बीच में। ये सारे केस हैं आपके, इतना ही केस है। ठीक है, चलो अब जरा देखो इन सभी केसेस के अंदर हो क्या रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक जा रहा है वैसे वैसे इमेज कैसे बन रही है। यहाँ पर इस केस में देखो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो कुछ इस टाइप से हम लेके आते हैं, रो एक लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, और वो बेंड हो जाती है फोकस पे, ऐसे बेंड हो जाती है। हाँ, फिर एक लाइन हम ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ओ से। हाँ, और इमेज यहाँ पर बनती है दोनों के बीच में, एफ और 2F के बीच में इमेज बनती है कहीं पे। हाँ, तो जब हम ऑब्जेक्ट को 2F से बियॉन्ड रखते हैं तो इमेज एफ और 2F के बीच में बन रही है, यहाँ पे कहीं बन रही है इमेज, यहाँ पे कहीं बन रही है। सही बात है। हाँ, तो इसमें आपको एक फाइंड आउट करना है और बाकी सब आपके अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं आपको समझाता हूँ। एक बार इसको हटा देता हूँ, इरेजर लेकर हटा देना पड़ेगा। तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी सर, इमेज बनेगी यहाँ बीच में कहीं, इस पॉइंट पे, यहाँ इमेज बनेगी। तो जैसे जैसे हम आगे खिसकेंगे ये इमेज भी आगे खिसकेगी। तो यहाँ पे अगर मैंने 2F पे रखा, F पे रखा, तो 2F पे इमेज बनेगी इस टाइप से, थोड़ी बड़ी बनती जाएगी। फिर हम दोनों के बीच में आए तो अब इमेज जो है वो आगे खिसक जाएगी, यहाँ बन जाएगी बियॉन्ड। अब मान लो F1 पे आए तो ये बन जाएगी एकदम सबसे लास्ट में इमेज, इन्फिनिटी पे। और इससे भी अगर हम आगे खिसकते हैं, इन्फिनिटी से भी आगे खिसक सकते हैं, तो फिर इस वाले स्पेशल केस के लिए, ये वाला स्पेशल केस, इसके लिए फिर इमेज इसी साइड बनती है, कहीं पर भी बन जाएगी, इसी साइड बनती है। तो इसके लिए इमेज कहीं पर भी इस साइड बन जाएगी। दूसरे पेन से लेता हूँ यहाँ पर। दिस इज योर कंप्लीट। तो देखो सब पूरे डायग्राम से क्या देखेंगे, सबसे पहला अगर ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा और इमेज कहाँ बनेगी, सिंपल।
और कैसी बनेगी, नेचर, इमेज का साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, ये डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड ब्लैक पेन से कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड 2f1, 2f1 से बियॉन्ड रखा मैंने ऑब्जेक्ट को। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 से बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, f1 और o वाला डायग्राम बताओ, f1 एंड o, हाँ ये बता देंगे। बियॉन्ड 2f1 रखेंगे तो इमेज बन जाएगी आपकी f2 एंड 2f2 के बीच में, सिंपल है। साइज क्या होगी, साइज तो लार्ज होगी इमेज ना, इनलार्ज होगी। नेचर क्या होगा इमेज का, इन्वर्टेड बनेगी एंड रियल बनेगी। तो इस टाइप से आप कर लेना। फिर 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे बनेगी। फिर हम थोड़ा और खिसकाएंगे, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में रखेंगे तो इमेज बन जाएगी आपकी बियॉन्ड 2f2। इस टाइप से आप कर लेना। f1 पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी, एट इन्फिनिटी। और नेचर पता कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है। चलो कौन सा समझाना है, f1 और o के बीच में, ठीक है अभी समझाते हैं। f1 और o के बीच में तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। चलो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस खींच लूंगा एक, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब मैं यहाँ पे एक ड्राइंग करूंगा ऐसे। चलो ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका 2f1, ये हो गया आपका f2, ये हो गया आपका 2f2, ठीक। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, f और o के बीच में, ये हो गया o। ऑब्जेक्ट को रखना है f और o के बीच में, रख दिया है ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में। f और o के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे आप तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो आपका डॉट 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 करते करते ऑप्टिकल ये फोकस ओ से निकलेगी आपकी रे, इस टाइप से निकल गई, हाँ। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट अगर एफ और ओ के बीच में रखा है, दो नियम ही लगते हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। एक तो आपकी सीधी सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के रे अगर रे जाती है, बना लेता हूं मेरे को, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो टकराने के बाद में फोकस से निकलती है, ठीक है सही बात है, हाँ सर। टकराने के बाद में फोकस से निकलती है, मतलब टकराने के बाद में फोकस से निकलती है। अब क्या होगा दूसरी, सर अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर ओ से निकलती है तो वो सीधी निकल जाती है, हाँ बिल्कुल सर सीधी निकल जाती है, तो यानी ये सीधा निकल जाएगी, ऐसे सीधी निकल जाएगी, हाँ। लेकिन ये दोनों पीछे जाके कहीं मिलेगी, ये दोनों रे पीछे जाके कहीं मिलेगी। ये देखो ये भी जा रही है पीछे, जा रही है ना पीछे, ये पीछे जाके कहीं मिलेगी। तो यहाँ देखो इस वाले पोर्शन में पीछे जाके कहीं मिलेगी, देखो यहाँ मिल रही है इस टाइप से। तो इस पॉइंट पे आपका बन जाएगा इमेज, दिस इज योर इमेज, ठीक है भाई, क्लियर है, अरे यस और नो क्लियर है अभी। यहाँ आपका इमेज बन जाएगा, कहीं पर भी बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है f1 और 2f1 के बीच में बने, कहीं पर भी बन जाएगा। तो ये हो गया आपका f1 और o के बीच में अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इस टाइप से इमेज बनती है, ओके ठीक है। इससे अच्छा डायग्राम क्या हो सकता है बोलो, हैं? पैसे लगे लेकिन मतलब काम वाली चीज है ना, काम आता है। इससे अच्छा डायग्राम क्या हो सकता है, इससे अच्छा डायग्राम क्या हो सकता है,
Okay, okay, okay. ओके, नाइस। हाँ, सिद्धार्थ नाइस। और बोलो। और बोलो, डाउट पूछो भाई। और अपने डाउट पूछो जल्दी-जल्दी। कब उठे थे आप? मैं उठा था 5:30 के आसपास। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सेल एनिमल सेल। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एनिमल्स ऑफ सेल एनिमल सेल। ओके, एनिमल सेल। एनिमल सेल बताना है। सबसे पहले तुम हो कौन, पहले भाई ये बताओ। नाम बोलो अपना। चलो, एनिमल सेल बताते हैं अभी तुम्हें। एनिमल सेल डायग्राम बनाना है। 7 वॉचिंग बट लाइक 3। अरे सिद्धार्थ क्या करे भैया, ऐसा ही चलता है यहाँ। तो एनिमल सेल आप अगर नॉर्मल बनानी है तो आप सिंपल तरीके से बना सकते हो। डायग्राम बना रहा हूँ मैं। आप सिंपल से एक ऐसा गोला गोला कुछ बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं बनाना, इस टाइप से बनाओ। रुको, कुछ दूसरा लेता हूँ मैं। आप सिंपल कैसे बनाओगे, कॉर्नर पे ऐसा कुछ। चलो मैं बना लेता हूँ डायग्राम। तो आप क्या करोगे, हाँ, पेंसिल लेते हैं ना, पेंसिल 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 का ये रही पेंसिल, हमारे पास पेंसिल भी है। चलो, तो आप पेंसिल, आप डायग्राम ऐसे बनाओगे। थिकनेस थोड़ी बड़ी कर देते पेंसिल की, 1 कर लेते हैं। हाँ, और बड़ी कर देते थिकनेस। ओके, तो आप करोगे ऐसे गोला, बना दिया। हाँ, इस टाइप से 1 2 एंड 3। वेरी गुड, बना दी। अब इसमें क्या करो आप, बीच में सेंटर में आप न्यूक्लियस बनाओ। क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अंदर साइड, इसके अंदर सेल वॉल होती नहीं है। तो बीच में न्यूक्लियस बनाओ, 2 लेयर बनाओ न्यूक्लियस की। तो आप बनाओ ऐसे एक एंड दूसरी लेयर ऐसे। बना दी न्यूक्लियस की 2 लेयर। ये हल्की-हल्की बना दो, न्यूक्लियस की 2 लेयर बना दो। अब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल फिल कर दो ऐसे-ऐसे। कर दिया फिल? ओके, वेरी गुड। ओके, अब क्या करो, यहाँ आस-पास के एरिया में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाओ। नली बनाओ ऐसे, ऐसे, ऐसे नली बनाओ चारों तरफ। एक, चारों तरफ नली बनाओ ऐसे। ऐसे बना दिया एक डायग्राम, ऐसे, 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 नली बनाओ ऐसे। छतरी बना दिया, छतरी बनाई। छतरी के ऊपर ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है? ये होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या करो आप, माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऐसे गोला-गोला होता है, उसके अंदर अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है। गोला-गोला होता है, ऐसी होती है, ऐसी, ऐसे, है ना? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना दो। 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना दो ऐसे, सर ऐसे, ऐसे। ठीक है? ओके, अब राइबोसोम फिल कर दो। ये बना दिया राइबोसोम, बना दिया राइबोसोम, बना दिया राइबोसोम। हाँ, अब राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर ऊपर भी राइबोसोम होते हैं कोई-कोई, बना दिए। वेरी गुड। तो अब बनाओ, मान लो प्लास्टिड बनाओ। प्लास्टिड ऐसे ऐसे सिक्के की तरह बना दो प्लास्टिड। ये हो गई प्लास्टिड। वैक्यूल बनाओ, ये वैक्यूल बन गई, ये वैक्यूल बन गई। लाइसोसोम बनाओ, ये लाइसोसोम बन गया मान लो। एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम आएगा क्या? नहीं भाई, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। उसका डायग्राम में से आपको पूछ लेगा कि भाई इसका इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का क्या नाम है। ठीक है? चलो, अब नामकरण करते हैं सबका। नामकरण करते हैं। तो सर, ये जो हो गया, इसका तो नाम पेंसिल हटा देते हैं अभी। नामकरण करते हैं। तो सर इसका तो नाम है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक?
और चलो ये क्या है, ये भी इसका भी नामकरण करते हैं, इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं। ये कौन है, ये कौन है, सॉरी ये हो गया, ये कौन है और ये कौन है ना? और ये कौन है भैया, ये वाले। तो नामकरण फास्ट फास्ट। ये सेल मेम्ब्रेन, ये प्लास्टिड, प्लास्टिड, ये हो गया आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ये हो गया आपका वैक्यूल, ये हो गया आपका स्मूथ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस खत्म। दिस इज योर डायग्राम, डायग्राम एनिमल सेल, एनिमल सेल। और बोलो, इससे अच्छा डायग्राम क्या हो सकता है? अच्छा एक और बात, इसके अंदर फिल करना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गया, इसके अंदर सारा मटेरियल फिल करो ऐसे, इसको बोलते हैं आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, यस, मटेरियल फिल करो, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो एक और लाइन लिखो यहाँ पे, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये हो गया आपका राइबोसोम, राइबोसोम को कैसे भूल गए तुम लोग, ये हो गया आपका राइबोसोम, ठीक है। दिस इज योर एनिमल सेल। चलो ओके सर, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। और बोलो, और बोलो, और बताओ, और बोलो। सर ये आएगा, अरे आएगा क्या, दौड़ेगा। अच्छा इसी के साथ में मैं प्लांट सेल भी बना देता हूँ साथ साथ, ताकि आपके लिए आसान रहेगा। हाँ ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ना, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये। एक बार मैं यहाँ पे साइन मार देता हूँ, क्योंकि ये संभावना बहुत ज्यादा है इसकी। नाइन्टी % चांस है, आ सकता है। प्लांट का आएगा, अरे तुम्हारा नहीं है भाई, 9th क्लास का है। ये 9th क्लास अब यार, क्योंकि ये आया था पहले। अरविंद ये तुम्हारे कहाँ है, ये 9th क्लास का है। चलो प्लांट सेल का कर लेते हैं साथ में 9th क्लास के लिए। प्लांट सेल जैसे आपका एनिमल सेल है वैसे प्लांट सेल, बस कुछ नहीं करो, उसके ऊपर बना दो आप एक्स्ट्रा सेल वॉल। तो प्लांट सेल भी ऐसे ही दिखेगी आपकी, सेम। दिस इज योर प्लांट सेल। कुछ टेढ़ी मेढ़ी बना दो, भले बना सकते हो तो, चलो ऐसे बना दो इस बार। दिस इज योर प्लांट सेल। अब इसमें बाहर की साइड एक मोटी लेयर होगी, बाहर की साइड एक मोटी लेयर होगी। तो अब बाहर की साइड एक लेयर बनाओ ऐसे, उसको बाहर ऐसे निकालो, 1 2 3 ऐसे बना दी। हाँ बस खत्म, बाकी सब सेम बनाना है, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस में फर्क क्या है, सेंटर में एक बड़ी सी थैली बनाओ ऐसे, सेंटर में एक बड़ी सी थैली बनाओ बस, और न्यूक्लियस छोटा कर दो, न्यूक्लियस को छोटा कर दो, सेंटर में बड़ी सी थैली बनाओ। हाफ ईयरली एग्जाम एनिमल का पूछा था, ओके नो प्रॉब्लम। ये आपका DNA हो गया, बस ये वैक्यूल हो गई, वैक्यूल में बहुत सारी चीजें होगी, हाँ बस। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेम इसको भी बनाओ ऐसे, है ना, छतरी बनाओ पहले तो, छतरी, छतरी को ऐसे करो, छतरी को ऐसे करो, छतरी बनाओ, छतरी को ऐसे करो,
छतरी बनाओ, छतरी को ऐसे करो, ठीक। फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आपके प्लास्टिड्स हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे अरे सॉरी 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 भूल गए, गलता हो गया, गलता हो गया, गलता हो गया, गलता 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 गलता। प्लास्टिड नहीं होते एनिमल सेल में, सॉरी सॉरी, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होते, हटा देना इसको। प्लास्टिड की जगह यहाँ पे गोल्जी अपरेटस होता है। गोल्जी अपरेटस कैसे दिखता है? ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे बना हुआ, उसको बोलते हैं गोल्जी गोल्जी बॉडी, सॉरी, है ना। हाँ, इसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं आपके, जैसे प्लास्टिड, फिर राइबोसोम बना दो, इसके ऊपर राइबोसोम लगा दो, 1 2 के ऊपर ये राइबोसोम बना दो, है ना। और क्या बना सकते हो, और आप लाइसोसोम बना दो और फिल कर दो, बस ये आपके एनिमल सेल है, तो ये आपकी प्लांट सेल है। बस नामकरण दे दो, नाम क्या क्या है इसका, किसका क्या नाम है, नाम दे दो बस। तो ये हो गया प्लास्टिड, ये न्यूक्लियस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये हो गया आपका लाइसोसोम, बस। ये होगी बड़ी सी वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल। सर आज कैसी ड्यूटी है हमारे? आई डोंट नो भाई, मेरी ड्यूटी बिल्कुल नहीं है आज, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लास्टिड, ये हो गया आपका ये प्लास्टिड, ये हो गया आपका आरिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका वैक्यूल, दिस इज सेल वॉल, ये आपकी सेल सेल वॉल, ये है सेल वॉल, ये है आपका लाइसोसोम और ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया डायग्राम एनिमल और प्लांट। बोल मनीषा, तो ये डायग्राम, डायग्राम प्लांट सेल का डायग्राम। चलो भाई, चलो मिलते हैं आपके साइंस के एग्जाम के बाद। आई होप आपका एग्जाम अच्छा होगा। एक मैंने आपका ये बनाया था, जो मैं आपको 10th क्लास को भेज देता हूँ, भेजा नहीं था मैंने, और भी इसमें क्वेश्चन लिखे हैं मैंने लाइव प्रोसेस के। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, और भी मैंने लाइव प्रोसेस के क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, एक्सपोर्ट फाइल, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th पार्ट 2 कर सकते हैं। हाँ,
आपको मिल गया है आपका क्वेश्चन। एक बार इसको सारे क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से, लाइव प्रोसेसेस के सारे क्वेश्चन और चैप्टर 1 के चैप्टर 2 के क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया है, एक बार देख लेना आप। और बोलो भाई, और कोई डाउट? अगर कोई डाउट ना हो तो अभी क्लास को ओवर करते हैं, ताकि मुझे तैयार होना पड़ेगा, अब स्कूल जाना पड़ेगा। सेल का क्वेश्चन कैसे बनेगा? कुछ नहीं, ऐसे ही बनेगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल। ज्यादा ज्यादा बता देता हूँ आपको सबको। सुनो, अगर ये क्वेश्चन आए इस टाइप का, राइट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो आप ऐसे करोगे आंसर, सब यहाँ लिखोगे आप एनिमल सेल, यहाँ लिखोगे आप प्लांट सेल। सबसे पहले पॉइंट लिखोगे, सेल वॉल एब्सेंट होती है इसके अंदर, एनिमल सेल में, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट, वैक्यूल स्मॉल होती है, वैक्यूल लार्ज होती है। तीसरा पॉइंट है भाई, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, वैक्यूल स्मॉल, वैक्यूल बहुत बड़ी लार्ज होती है। इसमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट। बस ये 3 पॉइंट मार के आ जाना, आपका काम बन जाएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस का। चौथा पॉइंट लिखना चाहो तो सेंट्रियोल का लिख सकते हो, कि लगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे छोड़ो। डिफरेंस आए कर लेना, डायग्राम आए कर लेना। मिलते हैं साइंस के एग्जाम के बाद में। एक और बताता हूँ मैं आपको, पेपर चाहे कैसा भी आए, मुझे क्लास में अलाउड नहीं है कि मैं आपको आके बताऊं या समझाऊं कोई भी क्वेश्चन। न आपको अलाउड है कि आप क्लास से बाहर आके मुझसे पूछोगे किसी क्वेश्चन के बारे में। जो आए, जैसा आए वैसा लिख लेना, है ना। अपना दिमाग, बुद्धि यूज करना, थोड़ी दिमाग थोड़ा यूज करना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चलना, कॉन्सेप्ट से भटकना मत, कॉन्सेप्ट से भटकना मत। बस सवाल हलवा लगेंगे, एकदम हलवा लगेंगे। कॉन्सेप्ट से भटकना मत, सवाल हलवा लगेंगे, सर कुछ नहीं है, कर लेंगे, वो वाली बात है। कॉन्सेप्ट से भटकना मत, बस कॉन्सेप्ट, खुद का गुप्त दिमाग लगाया तो उधर गड़बड़ हो जाएगा मामला। जितना हो सके बेसिक पे रहना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करना मत, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट सबको।